अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जूम मीटिंग। जूम टैक्स दोस्ती मीटिंग हम एवरी फ्राइडे करते हैं 5:30 से 7 o'clock तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और इस मीटिंग की खास बात ये होती है कि ये रिकॉर्डेड होती है, जो फिर बाद में आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस मीटिंग को ज्वाइन करने का जो इनवाइट है वो मेरी तरफ से भेजा जाता है फ्राइडे को ही दोपहर के टाइम। जो पाकिस्तानी टैक्स मेड इजी व्हाट्सएप ग्रुप है और टैक्स मास्टर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो दोनों मैं मैनेज करता हूँ। और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आज से 3 साल पहले ये ग्रुप्स जब स्टार्ट हुए थे, क्योंकि टैक्स दोस्ती तो अब 4 साल हो गए, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल है, taxdosti.com वेबसाइट भी है। तो उस ग्रुप में ऐड हुए, टैक्स सीखना चाहते थे, अब अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस सर्कल को बढ़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान टैक्स मेड इजी में भी 85 के करीब लोग हो गए हैं। और क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी में हर ग्रुप की 250 to 56 लोग हैं, तो जितने लोग भी ऐड होते जा रहे हैं। और खास तौर पे टैक्स में मुझे 25 ईयर्स में एज ए स्टूडेंट से लेके अब एज एन एक्सपर्ट तक, तो वक्त के साथ साथ और बशर्ते कि आप टैक्स लॉज को पढ़ते रहें, टैक्स लॉज जो चेंजेस आ रही हैं उनमें इंटरेस्ट लेते रहें, तो वक्त के साथ साथ वो आपके लिए जो है ना ऐसे हो जाएंगे कि आपकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि लॉज जितने भी होते हैं, और मैं एज एन अकाउंटेंट भी बात कर रहा हूँ, एज ए लॉयर भी बात कर रहा हूँ, कि लॉज जितने भी होते हैं वो सब जो है वो जनरल नेचर के होते हैं। लेकिन फॉर दैट मैटर, जिस तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी मतलब एक तरह से तो क्या, एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन वो टैक्स के लिए हो गए या वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। लेकिन फिर वो लिखे जनरल टर्म्स में जाते हैं, क्योंकि जिस तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस नहीं करते, या लिस्टेड कंपनीज नहीं करती, या सिर्फ पाकिस्तान की या अमेरिकन कंपनीज नहीं करती, वो सारी दुनिया की, खासतौर पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो वो पूरी दुनिया की हर किस्म की कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो जनरल टर्म्स में लिखी जाती है और फिर उसको कस्टमाइज किया जाता है या उसको इंटरप्रेट किया जाता है IFRS को मुख्तलिफ कंपनीज के लिए। और इसमें ऑडिटर्स के साथ भी बहस हो जाती है आप लोगों की टाइम टू टाइम, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो, इंटरनल हो, या सोशल ऑडिटर्स हो, फाइनेंशियल ऑडिटर्स हो, वो उन स्टैंडर्ड्स के हवाले से हो सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स में लाजमन टैक्स लॉ गवर्नमेंट ने अप्लाई इम्प्लीमेंट किया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो वहां पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है उन्होंने तो एक जनरल किया, उन्होंने एक छोटे दुकानदार से बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए भी किया, उन्होंने बड़ी मल्टी नेशनल्स के लिए भी किया जो पाकिस्तान में काम करे। तो इस तरह, और हमारा टैक्स लॉ तो इतना एडवांस हो गया है कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022 लगा है, फाइनेंस एक्ट 2022 में, कल देख रहा था एक क्लाइंट के लिए, तो उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन पर 1% जो है उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर टैक्स लगा दिया। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स इंग्लैंड में रहता है और वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है इस साल, और उसकी प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, और वो इस साल के लिए रेजिडेंट हो गया पाकिस्तान में, या वो पाकिस्तान में ही रहता है, उसने इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो इंग्लैंड की जो स्टेट की सॉवरेनिटी है उसको जो है पाकिस्तान के कवानीन ने चैलेंज किया कि उस मुल्क को जो टैक्स लगाने की अथॉरिटी दी गई है, पाकिस्तान भी उस मुल्क में जो एसेट्स हैं उन पर टैक्स लगा रहा है। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन चलें, फिर ये सारे सवाल हैं जो आपने पूछना है, जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे तो वो है। तो इसीलिए मैंने अकाउंटेंसी में भी इतना टाइम गुजारा, लॉ में भी, क्योंकि एक तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर उसके अलावा और चीज़ों को भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं उसमें। आजकल तो इजाक डार साहब जो हैं वापस फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, एक्टिविटी काफ़ी तेज चल रही। आज मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा सेक्शन 153, यानी एक ऐसा विद होल्डिंग टैक्स का सेक्शन, मतलब डिस्कस से मुराद है कि मैं रीड करूंगा। याद रखें कि जैसे डिस्क्लेमर यहाँ नीचे वीडियो के भी, यूट्यूब के भी दिया हुआ है, कि जो
और एक्टिविटी इसलिए भी ज्यादा होगी, इज़ाकदार की बात हो रही है कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये अब फिट नहीं है कि मेंबर नेशनल असेंबली हो। तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारी एक्टिविटी होगी। गलत कौन है सही कौन है, फिर वो ये होगा कि अगर हम लोग 100 200 500 1000 सालों में डिसाइड नहीं कर सकेंगे, जैसे हमारे मुल्क में नहीं पता कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिनकी टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वो सही थे, या जो है क्या कहते हैं अयूब खान जो वो सही थे, तो फिर जो है क़यामत के दिन ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो हो सकता है क़यामत के दिन एक लंबी लाइन लगी हो, कहें जी क्या मसला है, क्यों नहीं लाइन आगे बढ़ी। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी लोगों की वो हो रहा है एहतसाब। तो वो चूंकि बहुत वो अभी भी नहीं मान रहे, तो उनको कन्विंस करने के लिए फिर जो है बहुत सारा रिटर्न वीडियो मटेरियल बहुत कुछ दिखाया जा रहा है और बहुत सारे गवाह पेश किए जा रहे हैं। तो जारी बात है, आप समझ सकते हैं कि केस लंबा हो गया। तो हो सकता है फिर जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे लिखा होता है पाकिस्तानीज और इंडियंस के लिए अलग से, जैसे अंग्रेज जब यहाँ थे तो लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो इस तरह वो तो नहीं कर सकते आप, खैर के किसी को अलाउ ना करें, लेकिन पाकिस्तानियों और इंडियंस बांग्लादेशी के लिए सेपरेट होता है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बांग्लादेशी इंडियंस तो शायद जो है वो अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो है हमने सोचना है कि अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि सही और गलत क्या है, तो फिर ये होगा कि मुझे भी फोन कॉल्स आएंगे कि जी सेक्शन 153 ना समझाएं, क्योंकि ये जो सेक्शन 153 है पेमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, तो मुझे कॉल आएगी कि अगर आपने ये समझा दिया तो बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट्स, चीफ अकाउंटेंट्स और कुछ सीएफओज भी वो कंफ्यूज रहते हैं सेक्शन के बारे में। तो इस तरह हमें मौका मिल जाता है उनको कंसल्टेशन देने का, उनको अपने प्रेशर में रखने का, क्योंकि अगर वो जो है इस सेक्शन को समझ जाएंगे तो अब मैं दो बातें कहूंगा, मेरे यहाँ रीड करने से आज आप ये सेक्शन समझेंगे नहीं, बल्कि समझ नहीं जाएंगे, बल्कि बिगिनिंग होगी, इब्तदा होगा आपकी समझने का। और मैं जिस तरीके से बताऊंगा, अगर उस पैटर्न पर आप चलेंगे तो ये होगा कि आप अगर इसको इनफ टाइम दे देंगे इस सेक्शन को, तो आपको काफी इससे फायदा होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और मकसद है कि मैं रीड कर रहा हूँ, रीडिंग में इंटरप्रिटेशन, रीडिंग ऑफ सेक्शन या रीडिंग ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ जो है क्या कहते हैं ये तीनों फर्क चीजें हैं। और जारी बात है कि जो रीडिंग होती है वो रीड करके आप यूट्यूब पे भी पढ़, या मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए फैक्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब आप बताते हैं कि जी मैं एक स्मॉल ट्रेडर हूँ और मेरा इतना टर्नओवर है और मैं गुड्स भी खरीदता हूँ, मैं सर्विसेज भी करता हूँ और मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी देता हूँ। इन तीनों में जो फर्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो फिर मैं उससे कहूंगा अच्छा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि सेक्शन 153 आप पे इस तरह अप्लाई होता है, आप इस तरह की पेमेंट करेंगे, फला पेमेंट करेंगे तो आपने विथ होल्डिंग करनी है। तो ये विथ होल्डिंग वाला सेक्शन है, यानी कि चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे भी फर्क पड़ता है कि कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में। तो चैप्टर हैं फिर उसके पार्ट्स हैं। तो 153 के हवाले से जो है चैप्टर है क्या है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है जी। चैप्टर 4 है, सॉरी चैप्टर, हाँ जी, चैप्टर 4 है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। फिर उसमें सॉरी पार्ट है चैप्टर 10, चैप्टर 10 है उसमें पार्ट 1, बेसिकली चैप्टर 10 है और वो है उसकी हेडिंग है प्रोसीजर्स। फिर उसमें पार्ट 1 है रिटर्न्स, यानी 114 से शुरू होता है, फिर असेसमेंट 120 है, फिर अपील्स 127 से शुरू होता है, ये उसके पार्ट्स हैं। फिर कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स है, वो पार्ट 4 है 137, 137 का नोटिस जैसे आ जाता है ड्यू। फिर पार्ट 5 है एडवांस टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, वो सेक्शन 147 से शुरू होता है, जो एडवांस टैक्स के नोटिस आजकल लोगों को आए हैं। फिर उसमें डिविजन है, डिवीजन 1 है एडवांस टैक्स 147, फिर डिवीजन 2 है 148 जो इम्पोर्ट्स है, और उसमें फिर डिवीजन 3 है। अब ये बड़ा फर्क है,
डिवीजन 2 जो है एडवांस टैक्स पेड टू कलेक्शन एजेंट, और ये बात मैं भी आज सीख रहा हूँ, यानी आपको बताते हुए ये बात भी मेरे सामने आई है कि बेसिकली जो सेक्शन 148 है इम्पोर्ट्स है, वो एडवांस टैक्स के जिम्मे में आते हैं, यानी वो एडजस्टेबल टैक्स रहता है, उसको मिनिमम नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। और 148 फिर डिवीजन 3 है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब डिवीजन 2 एडवांस टैक्स पेड टू कलेक्शन एजेंट और डिवीजन 3 में बड़ा फर्क है, टेक्निकली इसमें बड़ा फर्क। डिवीजन 3 डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स में सेक्शन 149 है से शुरू होता है सैलरी, फिर डिविडेंड। आज हम उसमें 153 कर रहे हैं, सेक्शन पेमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये है सही तरीका टैक्स लॉ को रीड करने का। सबसे पहले तो आप रीड करेंगे ना, नॉर्मली क्लासेस में क्या होता है, जब आप क्लास अटेंड करते हैं या आप जब ये जूम चैनल देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बेसिकली वहां पर आप जो है ना सिर्फ सुन रहे हैं, और सुनने से सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% तक आप मतलब एक इम्प्रेशन पड़ रहा है आप पर कि अच्छा यार सेक्शन 153 ये होता है। अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या अगर एक्सपीरियंस पर्सन है, तो ये सारी बातें, ये जो चैप्टर रेफरेंस भी दिया और आगे भी जो करूंगा, आपने पहले भी सुनी होंगी, शायद आपको बेहतर आती हो, लेकिन ये सुनने से रिकॉल हो रही होगी, रिकॉल। तो ये सब लर्निंग मेथड्स होते हैं। तो रिकॉल भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जौन सा सेक्शन आप जितनी दफा रिकॉल करेंगे, इसीलिए कहा जाता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। यानी मैं एज एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट, मैंने भी सीपीडी आर्स पूरे करने हैं पूरे साल में। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए क्वालिफाइड, सीमा क्वालिफाइड, आईसीएमए क्वालिफाइड, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उन्होंने एक सर्टेन एजुकेशनल रिकॉल के लिए उन्हें ये सीपीडी आर्स अटेंड करनी होती है। और अगर आप भी ग्रेजुएट कर गए हैं, मास्टर्स कर गए, तो आपको भी रिफ्रेशर कोर्सेज लेनी है, ताकि आप अपने साथ डॉक्टर्स को और जो हाई टेक इंजीनियर्स हैं और भी फील्ड्स हैं, उनको तो कॉन्स्टेंटली जो नई रिसर्च आ रही है, वो उसके सेमिनार वर्कशॉप, ये सारा कुछ अटेंड करना। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाती है। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप जो है सन 2030 में देख रहे हो, 2030 में आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एज ए प्रोफेशनल रिकॉल जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर ये जो मैंने आपको कहा लिसनिंग की एबिलिटी हो रही है कि आप सुन रहे हैं। पेमेंट ऑफ फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 153, जब आप गुड्स की पेमेंट करेंगे, और ये आपने अभी सुन लिया कि ये डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो ये टैक्स एट सोर्स है किसका कट रहा है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर विद होल्डिंग एज ए विद होल्डिंग एजेंट कर रहे हैं, और कौन विद होल्डिंग होता है इस सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के सब सेक्शन 7 में उसका जिक्र है। एंड आई एम होपफुल कि ये सेक्शन, चूंकि कहा जाता है कि मुश्किल है, तो मैं 1 घंटे में आई होप के जवाब इसके दे सकूंगा। जो इनवाइट्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, पाकिस्तान टैक्स पे और टैक्स मास्टर क्लास पे, तो उसके थ्रू आप ये मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे फिर अपलोड होगी टैक्स दोस्ती चैनल। अब आप टैक्स दोस्ती को @ यानी कि अपना यूट्यूब में सर्च बार में @टैक्स दोस्ती लिखेंगे, तो आपको वीडियोस और चैनल आ जाएगा। जैसे ट्विटर का हैंडल है, उसी तरह यूट्यूब वालों ने भी अपना हैंडल स्टार्ट किया। और अगर आप, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी ये वीडियो देखते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप अपना फॉरन हैंडल जो है अच्छा सा बनाएं। टैक्स दोस्ती हैंडल नहीं रखें, क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन भी है और वो ट्रेडमार्क भी है टैक्स दोस्ती, तो वो तो आप नहीं रख सकते। और उससे मिलते जुलते नाम जो है टैक्स केयर, टैक्स सपोर्ट और इस तरह की चीजें जो हैं, तो वो चले आप रख सकते हैं। लेकिन जो भी बिजनेस नेम रखें, वो बेसिकली सिर्फ नेम नहीं होना चाहिए, वो आपकी कस्टमर केयर की जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो आपकी बिजनेस की फिलॉसफी है, लॉजिक। जब आप पेमेंट करते हैं गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो फर्क क्या। तो यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने जो है ना जब मैं SM एजाज साहब के पास जो है हुजैमा इकराम एंड इजाज जो फर्म है डॉक्टर इकराम उल हक की,
वहां पे मैं इजाज साहब की शागिर्दी जब की तो ये चीजें मुझे वहां से क्लियर हुई। उससे पहले मुझे इवन किताबें पढ़ने वगैरह से ये चीजें क्लियर नहीं हुई। तो इजाज साहब मेरे उस्ताद हैं, उनका शुक्रिया, बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं। तो इम्पोर्टेंट ये कि गुड्स कहते हैं फिजिकल गुड्स को, और वो जो है क्या कहते हैं नॉर्मली मूवेबल होते हैं, टेंजिबल चीजें होती हैं। अब सर्विसेज जो हैं वो कहते हैं जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो आपकी इनटेंजिबल है, कोई आप सर्विस दे रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, तब जाके वो काम होता है। इसमें सबसे जो जहन में फौरन एग्जांपल आती है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की आती है। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट भी, अगर आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप मटेरियल भी लगाएंगे, गुड्स भी लगाएंगे, सर्विसेज भी लगाएंगे, उसको लगाने वाले मजदूर वगैरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो जो कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई की जाती है, वरना एंड प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनेगी, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टैक्स लॉ में इन वर्ड्स को यूज करने का मकसद था कि ये सेपरेट किया जाए। अब बड़े मजे की बात है कि जो चीज गुड्स है उस पे सेल्स टैक्स लगता है, ये देन अगेन मैंने सब सीखा। जो सर्विसेज है, जो प्योरली गुड्स है, यानी प्योरली आप जाते हैं और आप जाके लैपटॉप खरीदते हैं, ये गुड्स है, ठीक है, वो आपके साथ अच्छी तरह मार्केटिंग में पेश आता है, वो आपको बाद में आफ्टर सेल सर्विस देगा, वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले तो एज ए लॉयर या एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो एक बेसिक अग्रीमेंट है जो हर जो है इकोनॉमी में होता है, चाहे वो किसी किस्म की भी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट, प्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स वो होगा जहां आपने चीज ली, पैसे दिए और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और प्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज वो होगा कि आप गए, आपने अपने बाल कटवाए, ठीक है, उसने साथ में आपके बालों में क्रीम भी लगाया और भी हो सकता है चीजें की हो, लेकिन वो प्योरली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। तो वो सर्विस जो चीजें होती हैं वो आती हैं प्रोविंसेस के तहत, और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स वो लगाते हैं। ठीक है जी। और जो गुड्स हैं, प्योर गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल्स टैक्स एक्ट जो फेडरल है उसके अंडर आता है। तो ये जो प्योर गुड्स हैं, प्योर सर्विसेज हैं, ये आपने देखनी है। अच्छा, टैक्सेबल सर्विसेज वो होती हैं जो फॉर एग्जांपल पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, वो सारी जो है टैक्सेबल सर्विसेज है, वरना वैसे तो सर्विसेज बहुत। इसी तरह गुड्स में भी आपको पता है, हमने बहुत सारी वीडियोस बताई हैं कि गुड्स तो सारे होते हैं, लेकिन टैक्सेबल गुड्स कौन से होते हैं, एग्जेम्प्ट कौन से होते हैं, नॉन टैक्सेबल कौन से होते हैं, तो इनमें फर्क करना जरूरी है। जब आप इस सोच से, यानी इस सेक्शन को लेके, एक तरह से ये सेक्शन तो पहले से मौजूद था, सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स वगैरह, तो एक तरह से बाद में आए ये जो मॉडर्न सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स है, वरना सेल्स टैक्स भी 1950 से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। तो गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप डिफरेंस कर देंगे तो आपको ना सिर्फ इनकम टैक्स लॉ बल्कि आपको सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वो है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको एक ही साथ और एक ही सेक्शन को यू की टाइटल को पढ़ते हुए आपको तीन बड़े कवानीन बता दिए, तो कॉल तो मुझे आनी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आप रास्ता सारा साफ करते जा रहे हैं। सबसेक्शन 1 कहता है एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, और ये जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जो सिर्फ इस सेक्शन में मौजूद है, जो सिर्फ इस सेक्शन के लिए है। उसको आपने किसी और सेक्शन पे इंपोर्ट नहीं करना है, यानी सेक्शन 233 है, 149 है, 155 है, वहां पे आपने ये नहीं कहना कि चूंकि 153 में कंपनी का जिक्र है या एओपी का जिक्र है, वहां पे उन सेक्शंस की अपने हर सेक्शन में विदहोल्डिंग एजेंट कौन होगा, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन होगा, वो खुद बता रहे। एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब है ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर नॉन रेजिडेंट आपको गुड्स सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो उसके पीछे उसके लिए सेक्शन जो है वो है सेक्शन 152, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, और उसका स्कोप वो बढ़ाते जा रहे हैं। और नॉन रेजिडेंट वो होता है जिसका पाकिस्तान में कुछ लेन देन ना हो, वो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तान में इंटरैक्ट किया। ठीक है जी। अच्छा, अब
वो कह रहा है सब सेक्शन 1 का मकसद था कि वो आपको बताए कि चाहे आप फुल पेमेंट करें गुड्स हासिल करने के बाद, या गुड्स हासिल करने से पहले एडवांस पेमेंट करें, या आप पार्शियल पेमेंट करें और फिर गुड्स हासिल करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस पे करें, हर हालत में जब भी आपने पेमेंट करनी है। अब इसमें ये है कि वो बिजनेसेस या, और देखें ये रेजिडेंट पर्सन पे भी अप्लाई हो रही है और ये गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं कोई गुड्स लेता हूँ तो मेरे से वो डिडक्शन होगी कि नहीं। तो इस तरह के सवाल आप अपने जहन में रखें। यानी हर दफा जब हम जाके सुपर स्टोर से कोई चीज खरीदेंगे तो हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो हम गुड्स खरीदते हुए वो जो पेमेंट करेंगे उस पे हम विद होल्डिंग करेंगे एज इंडिविजुअल्स। यानी आप गए और आपने पूरे महीने का सौदा खरीदा 10,000 रुपए का, तो 10,000 में से आपने 10% या जो भी रेट है वो सोल प्रोप्राइटर है आगे, सुपर स्टोर वाला है या पार्टनरशिप है, वो डिडक्शन करेंगे? नहीं, ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जेन में रखें, तो जो विद होल्डिंग एजेंट है प्रिस्क्राइब पर्सन है, चाहे वो पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, हाफ हाफ करके कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद करें, वो विद होल्डिंग करेंगे रेजिडेंट पर्सन से। और उसके अंदर फिर क्लॉज ए है कि फॉर द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स जब सेल होंगी उस टाइम जो आप पेमेंट करेंगे इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये और झगड़ा के टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या चीज़ है बेसिकली। अगर आप गुड्स किसी, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या आप एक पर्सन है और आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और पर्सन से करवाते हैं, तो आप क्या करवा रहे हैं? किराए पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, अपना काम आउटसोर्स करें, तो उसको टोल मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं। और याद रखिए मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक या आपकी फैक्ट्स के मुताबिक नहीं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिए हुए हैं टैक्स दोस्ती के, या अच्छे प्रोफेशनल से राब्ता करने की बात करें। एक्सेप्ट वेयर द पेमेंट इज लेस देन 75,000 रुपीज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी जब भी आप पेमेंट करेंगे, अब आप कौन है इसको हम देख लेते हैं कि आप कौन है। यानी कि अगर हम ये ना डिफाइन करें कि प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम सब सेक्शन 7 में चलेंगे ऑफ सेक्शन 153। किताब तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है, ये वाली बड़ी जबरदस्त किताब है पाकिस्तान टैक्स बार ने, टैक्स ईयर 2023 के लिए। सब सेक्शन 7 कहते हैं इन दिस सेक्शन, पानी तो बनता है, प्रिस्क्राइब पर्सन मींस ए अ फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर आप जो है फेडरल गवर्नमेंट है और आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को भी, ये नहीं है, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट है, आप प्रिस्क्राइब पर्सन है, और प्रिस्क्राइब पर्सन में सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात, आप फेडरल गवर्नमेंट है, जो जब भी आप पेमेंट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स पे, तो आप जो है उससे टैक्स विद होल्ड करेंगे, चाहे आप एडवांस कर रहे हैं बाद में पेमेंट कर रहे हैं। और एक्सेप्ट फॉर अगर किसी शख्स को पूरे साल में 75,000 से कम की चीजें आपने उससे खरीदी हैं एज ए फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब कोई डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी, कुछ वो जो है उनसे अगर खरीद रही है और पूरे साल में 75,000 से कम, तब तो डिडक्शन नहीं करेगी। जब 75 से ऊपर जाएगी तो फिर वो डिडक्शन शुरू कर देगी। ठीक है, और आया वो 75,000 की डिडक्शन करेगी कि नहीं, तो ये भी एक सवाल है। मतलब अगर आप मुझे दे रहे हैं 10-10 हजार करके हर महीने चीज दे रहे हैं, तो 8वें 9वें मंथ में 75,000 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, 7वें मंथ के बाद क्रॉस, तो 8वें मंथ में जब आप मुझसे, या 9वें मंथ में आप मुझसे डिडक्शन करेंगे, तो आप पूरे 80,000 पे करेंगे या 75,000 से ऊपर? तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने में हर्ज नहीं है, हर्ज इसमें है कि क्वेश्चन पूछ के छोड़ दे या व्हाट्सएप में पूछ के छोड़ दे। आपको चाहिए अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल पूछते हैं ना, तो आप साथ साथ शेयर करें। मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आपने बता ही दिया है कि ये सवाल का जवाब मुझे अगर आता भी है तो मैं श्योर नहीं हूं, तो फिर इसमें कोई शर्म है नहीं है कि आप अपनी थिंकिंग अलाउड करें। और वह सारी टर्म्स मैं आज आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर आप ये चीज, कोई भी चीज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो किस तरीके से लर्नर्स सीखते हैं, मुख्तलिफ लोग कैसे वो सीखते हैं। प्रिस्क्राइब पर्सन में कंपनी भी आता है। अब कंपनी से मुराद वो नहीं है जो एससीसीपी के तहत प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी से मुराद है जो कंपनी की डेफिनेशन टैक्स लॉ में दी हुई है। और कंपनी की डेफिनेशन में ट्रस्ट भी आता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। तो अब जो है इसका मतलब है कि नॉन प्रॉफिट भी जो है
और ट्रस्ट भी जब डिडक्शन करेगा, एक आम प्राइवेट लिमिटेड सिंगल मेंबर वो तो करे। फिर वो कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द लॉ, ये वो पार्टनरशिप और वो लीगल एंटिटीज हैं जो सोसाइटी एक्ट के तहत, पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है अपने अपने रजिस्ट्रार के पास। फिर वो कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेपरेट से मेंशन है। अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर अमूमन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और कंसल्टेंट किसी चीज का भी होता है, लेकिन फॉरेन कंसल्टेंट की बात हो रही। तो फॉरेन कंसल्टेंट जब पेमेंट करेगा रेजिडेंट पर्सन को सेल्स ऑफ गुड्स के लिए, बशर्ते कि उसने 75,000 से ज्यादा टैक्स ईयर में, जुलाई टू जून, इस वक्त टैक्स ईयर 23 चल रहा है, जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। तो वो जो है फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट जो है उसको करेगा, जो है ना, पेमेंट करते हुए डिडक्शन करेगा। फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट से पे डिडक्शन होनी है कि नहीं वो तो सेक्शन 152 बताएगा, जो पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स है। लेकिन मुख्तलिफ लिंक्स बन रहे हैं जो आपने समझने हैं, आपने ट्रांजैक्शन को फॉलो करना है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं सर्टिफाइड, और ये मैं पूरा बोल लूँ वरना दरमियान में रुकूंगा तो मसला होगा। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का जो है एग्जामिनेशन दूंगा, ठीक है ना, सर्टिफाइड फ्रॉड CFE, हाँ, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, यानी मैंने एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स का एसोसिएशन और ज्वाइन किया। सर्टिफाइड फ्रॉड वालों का क्या होता है, तो वो तो मैं किसी यहाँ लोकल ज्वाइन करता हूँ, मैंने ये अमेरिकन का एसोसिएशन है, और ये मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग है। जो एग्जाम है उसके दो मेन पार्ट्स है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है लॉ। तो मैं चूंकि प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट भी हूँ आईकैप से या पिफा से मेंबर भी हूँ, और मैं लॉयर भी हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट अब हो गया। तो बेसिकली ये मेरी नॉलेज को कंसोलिडेट करेगा, यानी फ्रॉड पकड़ने के लिए सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर के एसोसिएशन का मेंबर बना हूँ अभी, और होपफुली 6 मंथ्स में एग्जाम दे के, वही ऑनलाइन होता है, और वो दे के जो है मैं सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर बन जाऊंगा, जिससे बड़े जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी इंटरनेशनली। उसकी वजह यह है कि फ्रॉड जो है वो हर जगह होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका स्पेशल जगह, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जहां भी किसी शख्स को कोई चीज चाहिए नहीं मिल रही तो वो कोशिश करेगा कि कोई ऐसा तरीका यूज करे, तो अगर वो अगेंस्ट द लॉ होगा मुश्किल होगा। तो इसीलिए उस हवाले से मैं बात कर रहा था कि वहां भी जो मेन चीज है, मैं कल पढ़ रहा था कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो पैसा फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि आजकल जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, जिनकी वजह से मैं ये जो सेक्शंस है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने, अगर फ्लड अफेक्टेड है तो आप जब रिकवर करें अपनी प्रैक्टिस, या अगर आप नहीं भी फ्लड अफेक्टेड तो आप जो है कि इस टैक्स लॉ बेहतर सीखने से बेहतर इनकम अर्न करेंगे, तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकेंगे। तो मैं इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो आजकल जो फ्लड रिलीफ लोगों को पैसा मिल रहा है, फॉलो द मनी का मतलब ये है कि वो जो फ्रॉडस्टर हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं एज ए प्रोफेशन, उनकी आदत है और उनकी अब एक पूरा नेटवर्क बन गया है उनका फ्रॉड करने का। तो वो आजकल उस तरफ ज्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि फ्रॉड के बड़े तरीके होते हैं, किसी को फोन करके उनका बैंकिंग डिटेल्स दे, लेकिन हर फ्रॉड के लिए एफर्ट और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आजकल बड़ा इजीली ये जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसमें फ्रॉड किया जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने वाले भी, रिसीव करने वाले भी इतने कोई अच्छे लोग नहीं है। तो फ्रॉडस्टर जो है फॉलो द मनी करते हैं। तो टैक्स लॉ में यू हैव टू फॉलो द ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोस्टली, लेकिन कभी कभार आपको और ट्रांजैक्शंस भी देखनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी कर रही है या इंडिविजुअल कर रहा है। तो यहाँ फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट जब पेमेंट करेंगे, ना कि उनको जब पेमेंट होगी। फिर है कंसोर्शियम और जॉइंट वेंचर, यानी जब आप एक लीगल तरीके से दो बिजनेसेस या मुख्तलिफ और सेटअप, मुख्तलिफ बैंक्स मिल जाते हैं या मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स मिल के, तो उसको कंसोर्शियम या जॉइंट वेंचर कहते हैं। जब वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये प्रोस्क्राइब्ड पर्सन की बात हो रही, तो वो डिडक्शन करेंगे। एन एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 भी हम देख लेंगे ये क्या। आगे अभी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन खत्म नहीं हुआ, और ये
इसमें इजाफा करते रहते हैं, ठीक है। अगर लाइट चली गई तो जो है रिकॉर्डिंग और वो तो चलती रहेगी, सिर्फ मैं थोड़ा आपको कम नजर आना शुरू हो जाऊंगा, लेकिन एज लॉन्ग एज मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो ठीक है। अपनी आवाज उठाना जरूरी है। फिर है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग टर्न। अब ये वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो घर में बैठ के फैमिली बिजनेस है। दो तीन भाई हैं, उन्होंने कहा हमें काम करते हैं, वो सक्सेसफुल हो गए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, खलीफा की नान खताई वगैरह। ये लोग फॉर्मली पार्टनरशिप के तौर पे कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि सक्सेसफुल हो गए अब तो शायद वो एक कंपनी की सूरत में हो, इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ओवर उनकी डिलीवरीज होती हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल्स यहाँ देते हैं, तो आप इसको ऑन फेस वैल्यू ना लें। एग्जाम्पल ये है कि कोई मशहूर हो गया नान खताई की, या कोई खाने पीने की चीज, या कोई सर्विस प्रोवाइडर, और वो सिर्फ भाई हैं, या उन्होंने कहीं वो नहीं है, बस एक साथ मिलके काफी सालों से काम करें, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात हो रही है क्लॉज एच में ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 153। ये वो एसोसिएशन, लेकिन यहाँ हर एक की बात नहीं हो रही कि हर एक फैमिली बिजनेस की बात, या लोग जो फॉर्मली रजिस्टर्ड, क्योंकि प्रीवियस एओपी जो था वो प्रॉपर लॉ के तहत, सोसाइटी एक्ट या पार्टनरशिप। यहाँ पे having turnover of 100 million rupees or above in any of the preceding tax year। टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, और इसकी भी डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो वो 100 मिलियन का मतलब है कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, कि अगर वो प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर्स से मुराद है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, एनी ऑफ द, यानी कि 2002 21 में, 2020 में, 2019 में, जब भी वो 10 करोड़ उन्होंने किया था तो फिर वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं इस साल के लिए। यानी नॉर्मली प्रैक्टिकली तो ये बात रहेगी, अगर 2021 में आपने जो, और देखें वो अकाउंट्स वगैरह तो डिक्लेयर नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड तो है नहीं, ये वाला एओपी। तो एक मार्कर दिया हुआ है, या एक लाइन दी हुई है कि 10 करोड़ से ज्यादा क्या कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे हैं, लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, खाने पीने वाले, जिलेटो जलेबी वगैरह, मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी सेल साल की 10 करोड़ से ज्यादा की होती है। वो एक अलग बात है कि फिर मुख्तलिफ नाम से हो जाते हैं, ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन वगैरह पाकिस्तान में इतनी नहीं है। मैं कल देख रहा था ऑप्टिकल डीएचए में, यहाँ वाई ब्लॉक जेड ब्लॉक में, फेज 3 में ऑप्टिको के नाम से दो बिजनेसेस ऑपोजिट साइड पे, दोनों कहते हैं कि जी हम जेन्युइन चीज बेच रहे हैं। अब क्लाइंट के लिए कितनी कंफ्यूजिंग बात है कि अगर मेरा जैसा बंदा, क्योंकि ऑप्टिको एक अच्छा प्रीवियसली उसकी अच्छी गुडविल है, तो मैं अगर अपनी ऐनक चेंज करना चाहूँ, मैं तो कहीं और से करवाता हूँ, लेकिन तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा जेन्युइन कौन है, और फिर प्राइसेस कौन सही चार्ज कर रहा है वगैरह वगैरह। एक कहेगा जी हम जेन्युइन है बेशक, और फिर वो मटेरियल पता नहीं जेन्युइन होता है कि नहीं, क्योंकि मैं आई इस सेट का वो स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, अगर 10 करोड़ से कम है तो वो प्रिस्क्राइब पर्सन विद होल्डिंग एजेंट नहीं होगा, वो पेमेंट करते हुए कोई डिडक्शन नहीं करेगा। An individual having turnover of 100 million rupees or above in any of the preceding tax years। तो बेसिकली इंडिविजुअल को भी शामिल कर दिया गया। अब इंडिविजुअल बिजनेस ही कर रहा होगा तो वो पेमेंट्स करेगा, वरना आप जो है एज एन इंडिविजुअल आप नहीं आते इस उसमें, आपका टर्नओवर होता नहीं है। जो टर्नओवर है वो बिजनेस से रिलेटेड है, यानी बिजनेस पर्संस, बिजनेस इंडिविजुअल्स जो अपने बिजनेस से कमाते हैं उसको बिजनेस टर्नओवर कहते हैं। तो यहाँ जो वर्डिंग है, अगर आप अकाउंटिंग से फेमिलियर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, टैक्स अकाउंटिंग से, तो आप पढ़ के, वरना आप सोच में पढ़ सकते हैं कि यार ये सेक्शन तो मेरे पे भी अप्लाई होता है। नहीं, आप पे नहीं होता। एज एन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, स्टे एट होम पर्सन है, स्टूडेंट है, आप बिजनेस नहीं करें, सिर्फ बिजनेस इंडिविजुअल की बात हो रही है, और वो भी जिनकी साल में प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा, 100 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है। जारी बात है फिर उनके एसेट्स भी उस हिसाब से होंगे, उनके बैंक्स, कैश फ्लो, सारा कुछ ऐसा होगा। A person registered under the Sales Tax Act 1990 having turnover of 100 million rupees or more in any of the preceding tax year। अब ये ऐसी कैटेगरी है कि इसके अंदर बेसिकली मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स में तो
मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और गवर्नमेंट के कुछ लोग शामिल होते हैं, बाकी कोई शख्स नहीं आता। तो वो भी विद होल्डिंग होगी अगर सेल्स टैक्स में आप हैं और सेल्स टैक्स में आपने 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा का। तो प्रीवियस दो में तो अनरजिस्टर्ड लोग जिनका पता भी नहीं चल सकता कि उनकी 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। तो अगर उन्होंने एक अच्छे अकाउंटेंट्स रखे हैं जो अच्छी क्वालिफिकेशन है जिनके पास, चाहे वो एमबीए है, चाहे एसीसी है, जो भी क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी है, या उनका टैक्स का एक्सपीरियंस है, टैक्स दोस्ती वीडियोस भी देखते हैं, अपनी भी नॉलेज है, अपनी भी प्रैक्टिस करते रहे, तो वो तो अपने ओनर्स को कहेंगे कि जी अब 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, विद होल्डिंग बनना जरूरी है, वरना कल को जब पता चलेगा इंडिविजुअल और एओपी। यहाँ तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, आप जैसी अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न आयरस में ही 10 करोड़ से ज्यादा सालाना एनुअल सेल्स टैक्स जब फाइल करेंगे तो साथ में आपसे पूछेंगे कि आपने विद होल्डिंग की थी कि नहीं, आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट के नोटिस विद होल्डिंग नहीं की थी तो उसकी पेनल्टीज, तो लाखों करोड़ों का नुकसान है। तो विद होल्डिंग को आपने इजी नहीं लेना, सेक्शन 153 को आपने इजी लेना है, क्योंकि मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ। वो कहता है पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स और बिल्डर, इररिस्पेक्टिव कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, दो बनाते हैं, लेकिन आपका बिजनेस है, ये नहीं कि आपने अपना घर बनाया है तो आपको विद होल्डिंग करनी पड़ी है, नहीं नहीं, ये एक्सेप्शंस हैं। यानी ये मैं रीड कर रहा हूँ, जो नहीं कि मैं ठीक बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। अब आपके फैक्ट्स जो हैं आप मैं बताता हूँ। एक डॉक्टर साहब मेरे से पूछे थे, मैं गया तो अपना गला और ये दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हर वक्त कोई मसला लगा रहता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी आप क्या करते हैं? जी टैक्स दोस्ती मेरा ब्रांड है, मैं टैक्स का एडवोकेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक गाड़ी तो मैंने पिछले साल अपनी बेची। मैंने कहा वो तो टैक्सेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने फिर चूंकि मुझे मजा आ गया तो मैंने 2-3 गाड़ीज इंपोर्ट करके बेच दी। तो मैंने कहा कि वो अमाउंट टैक्सेबल हो सकती है, क्योंकि वो आपको याद होगा हमारी प्रीवियस जूम मीटिंग में मैंने कहा था कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, यानी उनका काम ही होता है, और कुछ लोग एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस करते हैं, यानी वो काम तो शायद सैलरीड हो या स्टे एट होम हो, लेकिन शौकिया वो करते हैं, तो वो भी टैक्स लॉ में बिजनेस में आएगा, बशर्ते कि वो जो है वो करते हैं अपना सर्विस प्रोवाइडर हैं या गुड्स करते हैं। अब ये जो गाड़ियां डॉक्टर साहब ने बेची है, ये शायद अगर है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते तो फिर शायद छूट जाए, वरना उस तरह तो वो देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं चला गया, यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था कि सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड है या फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन करते हैं कमर्शियल, वो जो है ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन है जो इनकम डिराइव ये हो गए जी सारे, और फिर सर्विसेज की, सेल्स ऑफ गुड, मैन्युफैक्चरिंग, टर्नओवर, इन सारों की डेफिनेशन है। तो मैं अब आपसे इजाजत लूंगा अगले 2-4 मिनट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाए जैसी लाइट चली जाए। मैं अब आपको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 पूरा पढ़ के सुनाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ से मैं स्टार्ट लूंगा दोबारा। नेक्स्ट फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, यानी एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की लिस्ट हमने सारी देख ली। full or part including a payment by a way of advance to a resident person को पेमेंट करते हुए, चाहे फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेप्ट जो है except where payment is less than 75,000 rupees in aggregate during a financial year, या जो है इसके अलावा for the rendering of or providing of services except where payment is less than 30,000 rupees in aggregate during a financial year। तो बेसिकली सेकंड सिनेरियो है कि या तो आप गुड्स की पेमेंट कर लो, प्योरली गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, या प्योरली रेंटरिंग ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, बशर्ते के सर्विस प्रोवाइडर से आपने 30,000 से ज्यादा साल के दौरान उसने आपको सर्विसेज दी है, तब आप डिडक्शन शुरू करते हैं 30,000, 0 से 30,000 की लिमिट कंप्लीट होने के बाद। लास्ट है जी, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट including contract signed by sportsmen but not including a contract for sales of goods or services or the rendering or providing of services
shall at the time of making the payment deduct tax from gross amount payable including sales tax, gross amount जिसमें sales tax भी शामिल होगा, at the rate specified in division 3 of part 3 of first schedule. तो एक तो मैं मोहम्मद अली खान को वेलकम करूंगा। बिल्कुल अली जो है वो रेगुलरली हमारी जो है ना जूम मीटिंग में शामिल होते हैं। और अली इस तरह है कि मैंने सेक्शन 153 का सब सेक्शन 1 पढ़ के रीड करके बताया और मैं इसको क्लोज करने लगा हूं अभी 1-2 मिनट में। और आप जो है फिर यूट्यूब पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो मैं सेक्शन 153 के हवाले से, आपने यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस पूछे होंगे, व्हाट्सएप पे भी पूछे होंगे, ग्रुप में भी पूछे होंगे, तो वो सारे जो है मैं फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। और अभी जो है मैं आपको वेलकम भी करूंगा और मैं अली आपको खुदाफिज भी करूंगा। कंक्लूड में ऐसे करूंगा कि जब आप गुड्स जो है प्रिस्क्राइब पर्सन जब गुड्स की पेमेंट कर रहा होगा तो उसने विद होल्डिंग करनी है, जब सर्विसेज की पेमेंट कर रहा होगा तो उसने विद होल्डिंग करनी है, और जब कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें गुड्स और सर्विसेज मिल के सप्लाई की जाती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी पेमेंट करते हुए उसने विद होल्डिंग करनी। अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट वाला ये जो मैंने क्लॉज सी पढ़ा, इसमें उसने बहुत सारी और बातें भी की जो मैं फिर नेक्स्ट टाइम टेकअप भी करूंगा और उसकी बेहतर तैयारी भी करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है कि आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जूम मीटिंग के लिए। अब आप इसको टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अली थैंक यू आपके आने का। और ये है कि अब आपसे नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।